जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। उसमें मेरे पास जो मैंने फैक्टर्स लिखे हैं वो हैं 12 ऑन पेज फैक्टर्स जो कि आपको पता होना चाहिए जब आप एक वेबसाइट की एसईओ स्टार्ट करते हैं। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ऑफ पेज भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपकी ऑन पेज अच्छी है तो ऑफ पेज आप ये समझ लें कि कम से कम कोई 60 to 70% आपने अपनी ऑफ पेज भी बेहतर कर ली है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि हर हर वीडियो में करता हूं, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपको पता चल गया है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के 12 ऐसे फैक्टर्स जो कि आपको पता होना चाहिए जब भी आप अपनी वेबसाइट की एसईओ स्टार्ट करें। अब ऑन पेज है क्या चीज़? पहले तो आपको पता चली ऑन पेज और ऑफ पेज क्या है। ऑन पेज है कि ऐसी वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि आप परफॉर्म करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो ऑन पेज एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ठीक है। और ऑफ पेज क्या है? ऑफ पेज दूसरी जितनी भी वेबसाइट्स पे आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं जो कि आपकी अपनी वेबसाइट से रिलेटेड है, उसको हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहेंगे। ठीक है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको सिर्फ 12 जो हैं वो आपको मैं बताऊंगा और मज़ीद भी आपको बताता जाऊंगा। अब इसमें ऑन पेज में आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी सर्च इंजन हैं, स्पेशली मैं गूगल की बात करूंगा क्योंकि आजकल बाकियों को लोग इतना नहीं देखते, बिंग को, याहू को और भी जितने हमारे पास हैं, मोस्टली जो है वो गूगल को फॉलो करते हैं। और मैं भी गूगल को फॉलो करता हूँ। ज़्यादातर जितने भी हमारे एसईओस हैं वो गूगल को फॉलो करते हैं। तो हर चीज़ के लिए गूगल ने क्या किया है, गूगल ने अपने कुछ एल्गोरिथम्स बनाए हैं। जो एल्गोरिथम्स या स्टैंडर्ड्स जो हैं हमें फॉलो करने पड़ते हैं अपनी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ करने के लिए। ठीक है। तो आज का जो स्टार्ट करते हैं कि सर्च इंजन के बेसिक्स क्या हैं। ये वो चीज़ है जो कि एक जो बंदा एसईओ सीखना चाहता है और उसको उसको ये चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए ताकि आपको ये हो कि एस एस बेसिकली कि एसईओ वर्क कैसे करता है। जो सर्च इंजन्स हैं उनकी बेसिक्स क्या हैं, ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए। सर्च इंजन्स क्या है कि वो एक उनके उसके पास एक क्रॉलर है, ठीक है, और एक स्पाइडर है जो कि आवारा गर्द हैं। अब वो आवारा गर्द इसलिए है कि उनको गूगल भेजता है इंटरनेट ब्राउज़र्स के ऊपर के जाओ और बस चीज़ें जाके इकट्ठी करते जाओ, जो भी आपको मिलता है वो चीज़ें इकट्ठी करती जाओ। वो जाता है और जाके लिंक्स इकट्ठे कर लेता है, उस वेबसाइट के कंटेंट इकट्ठे कर लेता है, वीडियोस इकट्ठी कर लेता है, इमेजेस इकट्ठे कर लेता है। वट एवर द इंफॉर्मेशन ही गॉट फ्रॉम एनी वेबसाइट, ही जस्ट कलेक्ट दोज ऑल इंफॉर्मेशन। फिर क्या करेगा? जो जो स्क्रॉलर्स हैं, स्पाइडर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठे कर लेता है। उसके बाद गूगल इसको सेगमेंटेशंस करता है। सेगमेंटेशंस मतलब कि जो जो आपका कंटेंट है उसको उसको कंटेंट वाली जगह पे ले जाएगा, जो आपके इमेजेस है उसको इमेजेस वाली जगह पे लेके जाएगा, जो वीडियोस हैं वो उसको वीडियो वाली जगह पे लेके जाएगा, जो मैप से रिलेटेड है वो उसको मैप से रिलेटेड लेके जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब अगर मैं अपने गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, ठीक है, तो उस पर क्या हुआ कि गूगल क्रोम ओपन करने के बाद अगर मैं ओपन कर सकूँ, एक मिनट, हाँ, ओके, मैं इसको इसको छोटा कर लेता हूँ और एक न्यू टैब ओपन करता हूँ। ओके, तो क्या है, ये न्यू टैब आपने ओपन कर लिया, ठीक है। अब इसमें लेट्स सपोज आपने सिर्फ एसईओ लिखा, तो आपको क्या मिलेगा कि एसईओ में ये काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास नज़र आ रही हैं, लाइक ऑल इमेजेस, न्यूज़, वीडियोस, बुक्स, मोर के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें।
तो क्या हुआ कि जब जब वो क्रॉलर्स और स्पाइडर्स जाते हैं तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। फिर गूगल क्या करता है, गूगल उसकी सेगमेंटेशंस करता है, लाइक उसको हर इंफॉर्मेशन को उसकी अपनी जगह पे भेज देता है। और इस ये काम है हर एल्गोरिथम, हर जितने भी हमारे सर्च इंजन हैं उनका ये काम है कि इसको लाइक जो भी एक्सप्लोरिंग साइट है उसको प्रोसेस करना और उसको फिर सेगमेंटेशंस पे करना। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है कि ये हर जितने भी हमारे सर्च इंजन्स हैं वो यही चीज़ करते हैं। बिंग हो गया, याहू हो गया, उनमें भी इसी तरह से ही सेगमेंट्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई ऑन पेज एसईओ और वाई इज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एसईओ क्यों, क्या है और क्यों ज़रूरी है एसईओ। तो एसईओ बेसिकली ऑन पेज एसईओ ये है कि जो भी जितनी भी वेबसाइट हैं वहाँ उस पर आपके टाइटल आता है, आपके कीवर्ड्स आते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन आते हैं, आपके दूसरे टैग्स आते हैं, आपकी कंटेंट मैनेजमेंट है, आपकी कीवर्ड जो भी आपने कीवर्ड सिलेक्शन की है, कीवर्ड के बारे में अगर आपने नहीं अभी तक पढ़ा तो मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं वो कीवर्ड से ऊपर हैं, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट कोई 7 लेक्चर्स मैंने उसमें किए हैं कीवर्ड के ऊपर। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में जो मेन जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बगैर अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं कर सकते। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बगैर अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी अगर वेबसाइट को रैंक करवाना है तो पहले आपने उसके कीवर्ड फाइनलाइज करना है। कीवर्ड फाइनलाइज करना भी वो भी आपके ऑन पेज फैक्टर ही है, ऑन पेज का ही पार्ट है। तो उसके बाद आपने बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें टैग्स आते हैं, जिसमें कंटेंट मैनेजमेंट आती है, जिसमें कीवर्ड मैनेजमेंट आती है, जिसमें लिंकिंग आती है, वो सारी भी इम्पॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं की तो आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं स्टार्ट कर सकते। ठीक है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में टूल्स इंटीग्रेशंस भी आती हैं, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में साइट मैप भी आता है। साइट मैप की क्या क्या काइंड्स हैं वो अब हम आपको इस लेक्चर में जो है वो हम आपको बताएंगे। ओके, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में जो सबसे पहली चीज़ है वो है कंटेंट। ठीक है, हम अपने बहुत से लोगों से जब भी आप किसी से कोई कंटेंट से रिलेटेड बात करेंगे तो वो ये क्वेश्चंस करे, ये आपको आंसर लाजमी करेगा कि कंटेंट इज़ किंग। और अगर मेरे से पूछेंगे या किसी भी बड़े बड़े एसईओ से पूछेंगे तो वो यही चीज़ कहेगा कि कंटेंट इज़ किंग। और वाकई में ऐसा ही है, कंटेंट इज़ किंग, ये मैं भी कहता हूँ। और विदाउट ब्यूटीफुल कंटेंट, विदाउट एनी एसईओ राइटिंग, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर सकती। और यूनिक कंटेंट इज़ द की। यूनिक कंटेंट अगर नहीं है आपका तो आप ये समझ लें, और अगर आपने कहीं से डुप्लीकेट किया है तो आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आपने यूनिक कंटेंट यूज़ करना है। कीवर्ड डेंसिटी 2 या 2.5 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और कीवर्ड आपने कीवर्ड वेरिएशंस यूज़ करनी है, ना कि एग्जैक्ट कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। अगर इस पे आपको क्वेश्चन है कि कीवर्ड वेरिएशन क्यों यूज़ करनी है, एग्जैक्ट कीवर्ड क्यों नहीं यूज़ करने, तो इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपने वो वीडियो लास्ट में देखनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी वो कंटेंट से रिलेटेड है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है कीवर्ड से रिलेटेड। कीवर्ड में मैं क्यों इतना ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि और मेरी पिछली जितनी भी लाइक 8-9 वीडियोस हैं वो मोस्टली कीवर्ड से रिलेटेड ही हैं। कीवर्ड बेसिकली एक जैसे की है ना, एक एसईओ की है, वो कीवर्ड है। अगर आपने कीवर्ड फाइनलाइज नहीं किए, कोई भी वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले आपने उसकी डोमेन लेनी है, आपने उसको स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ भी करने से पहले आप, हाँ बिज़नेस तो डेफिनेटली आपके माइंड में होना चाहिए, ये ना हो कि बिज़नेस ही आपके माइंड में ना हो। तो बिज़नेस आपके माइंड में है, लेकिन आपने उस बिज़नेस से रिलेटेड बेस्ट कीवर्ड्स चूज़ करने हैं। बेस्ट कीवर्ड्स स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जब भी आपकी नई वेबसाइट है तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में वो वाले कीवर्ड चूज़ करने जो कि जो कि लेस सर्चेस वाले हैं और लेस कंपटीशन वाले हैं स्टार्टिंग में। आफ्टर 3 or 4 months when you will be getting on the rank on those keyword which has less searches and less competition, then you will be going to high searches and high competition. Why? इसके बैकएंड पे क्या क्या रीजंस हैं।
उसके बैकेंड पे ये रीजंस हैं कि आप स्टार्टिंग में ही अगर एक टफ़ कीवर्ड्स चूज़ कर लेंगे तो आप काम तो करेंगे, काम तो नो डाउट अच्छा करेंगे, लेकिन उस पर प्रॉब्लम ये होगा कि आप जो जो हाई रैंकिंग वाले या हाई कंपटीशन वाले या हाई सर्चेस वाले आपने कीवर्ड चूज़ किए वो इतनी जल्दी रैंक नहीं करेंगे। तो क्या होगा कि जो जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होगा कि मैंने जो आपको कीवर्ड्स दिए थे या जो आपने खुद से दिए थे वो कीवर्ड्स अभी तक नहीं आए। तो स्टार्टिंग में क्योंकि आपको वेबसाइट का एक फ़्लो देखना है कि वेबसाइट किन कीवर्ड्स पे जा रही है, क्या क्या इस पे वजूहात हैं, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले आपने लेस सर्चेस लेस कंपटीशन वाले कीवर्ड देखने हैं, और फिर आपने हाई सर्चेस और हाई कंपटीशन वाले जो कीवर्ड्स हैं उसकी तरफ जाना है, ठीक है। और ये बहुत इजी है कि आप कौन से कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट के लिए लेना चाहते हैं। लाइक आपके पास कीवर्ड प्लानर है और मैंने कोई ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल में 13 to 14 कीवर्ड्स टूल जो हैं वो उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, तो आप उन कीवर्ड्स को भी ले सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे अच्छे कीवर्ड्स टूल हैं जो कि लाइक 5-6 डिफरेंट बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो RSS फीड लाइक वेरी सिंपल सिंडिकेशन फीड उठाते हैं और आपको एक कंपेयर करके एक मिक्सचर देते हैं कि ये वाला कीवर्ड जो है ये एक जो बड़े बड़े 5 या 6 बड़े सर्च इंजन हैं उसका मिक्सचर है ये। लाइक उन पे अगर इनके ऊपर काम करेंगे तो बाकी जितने भी आपके जितने भी आपके अदर वो हैं, जितने दूसरे सर्च इंजन हैं उस पर भी ऑटोमेटिकली आपके कीवर्ड्स जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। कीवर्ड्स में मैंने मेरे ख्याल में कीवर्ड्स की डिफरेंट हैं काइंड्स, जैसे की फ्रेसेस हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, एग्जैक्ट मैच हैं, फ्रेस मैच है। तो इनको भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, तो आप मेरी पुरानी जितनी वीडियोस हैं ना उनको आपने लाजमी देखना है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टाइटल टैग। टाइटल टैग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। टाइटल टैग बेसिकली जितने भी सर्च इंजन हैं वो टाइटल टैग से पता करते हैं कि आपकी वेबसाइट की कैटेगरी क्या है, आपकी वेबसाइट की जो मेन लाइक उसमें जो इनर पार्ट्स हैं या इनर सर्विस है वो किस से रिलेटेड है, तो वो टाइटल डिस्क्राइब करता है। मोस्टली मैंने देखा है लोग आपने बड़े ब्रांड्स को नहीं देखना, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। मुझे बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी जो बड़े ब्रांड हैं वो ये चीज़ नहीं करे तो आप क्यों कर रहे हैं। हमारा उनसे कंपटीशन नहीं बनता, ठीक है। अगर आप मेरी वेबसाइट को, जो भी मुझे आपने वेबसाइट दी, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं फेसबुक से, या उसको आप कंपेयर कर रहे हैं उस वेबसाइट, जैसे लेट्स मेरी एक आर्टिकल वेबसाइट है जो कि मैंने स्टार्ट की और मैंने 3 महीने में उसके रिजल्ट शो करे, लेकिन क्लाइंट आके मुझे कहता है कि आपने ये चीज़ें की जो कि जो बड़ी साइट जैसे इजीन आर्टिकल्स है, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल वेबसाइट ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ izinarticle.com। तो वो कहते हैं जी उन्होंने नहीं की ये चीज़ तो आप क्यों कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ उनको ज़रूरत ही नहीं है ये करने की, क्योंकि वो एक बड़े ब्रांड ऑलरेडी बन चुके हैं, वो कुछ भी करेंगे तो क्योंकि उनके पास कंटेंट इतना ज़्यादा है, उनके पास डोमेन एज इतनी ज़्यादा है, तो वो आपकी वेबसाइट को उनको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वेबसाइट को ये चीज़ें करने की ज़रूरत है क्योंकि आप इस टाइम स्ट्रगलिंग फेज़ पे हैं, आप स्टार्टिंग में हैं। जब आप आहिस्ता आहिस्ता लाइक उस पे चले जाएंगे, उस स्टेज पे चले जाएंगे जितना उन्होंने लाइक इजीन आर्टिकल को देखें, तो वो कम से कम कोई 15-16 साल उस पुरानी वेबसाइट है, ठीक है। मैं 2011 और 12 में उसके ऊपर काम किया था मैंने, तो आज इस टाइम 2022 हो चुका है, तो मीन्स कि वो अच्छा खासा टाइम है उसने स्पेंड किया, और इस टाइम उसको टाइटल टैग की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। वो अपना नाम ही लिखेगा तो उसका वो एक ब्रांड बन चुका हुआ है, वो नाम से ही उसको लोग जानते हैं कि ये किससे रिलेटेड। जैसे आप लेट्स सपोज आप अपना एक सर्च इंजन बनाएंगे तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो गूगल को कम्पीट करेगा, ठीक है। एक सर्च इंजन बनाया तो आप लेट्स सपोज मैं आपको 2-3 नाम देता हूँ, जैसे गूगल है, आपको एकदम जहन में आता है यार ये सर्च इंजन वाली वेबसाइट है। अब फेसबुक है, आपके जहन में आता है कि ये सोशल मीडिया वाली वेबसाइट है, ठीक है। फिर आपकी अगर कोई भी चैनल से रिलेटेड कोई BBC न्यूज़ है, आपको पता है कि ये न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट है, तो मीन्स कि ये कुछ ऐसे चैनल्स हैं या कुछ ऐसे डोमेन्स हैं या कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको अब
एसईओ की ज़रूरत नहीं है इतनी, वो इजीली अपने आप को कर सकते हैं। लाइक अपने आप को उसकी उनकी पहचान ऐसी हुई है कि वो उनका जो ब्रांड नेम लेते हैं तो वो एकदम जहन में आता है कि ये वो प्रोडक्ट है या वो सर्विस है या वो चीज़ है जो कि लाइक हम अभी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और टाइटल टैग में क्या होता है कि उसके बाद हमारा आता है मेटा टैग्स। एनीवन लाइक एवरीवन नोस मेटा टैग इज एन एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स के। मेटा टैग्स में एसईओ के रैंकिंग फैक्टर्स हैं, उसमें आपके टाइटल टैग आते हैं, उसमें आपके कीवर्ड हैं, आपने डिस्क्रिप्शंस आती हैं, आपके जो गूगल टूल्स हैं वो आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके ऊपर सबसे टॉप टाइटल टैग या जिसको हेड टैग कहते हैं उसमें आती है। तो जो टाइटल की है स्टैंडर्ड वर्ड करैक्टर्स वो हैं 65, मोस्टली 70 तक कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो वो डॉट्स आ जाएंगे, तो जो कि गूगल उसको रिकमेंड नहीं करता, ये स्टैंडर्ड्स नहीं है। फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के होते हैं 165 करैक्टर्स। आपके अगर 165 से ज़्यादा करैक्टर्स हैं तो गूगल या सर्च इंजन क्या करेगा, उसके लास्ट में जो 65 करैक्टर्स हैं वो तो शो कर देगा, लेकिन बाकी हैं उनको डॉट्स में दिखा देगा। टाइटल टैग्स भी टाइटल टैग गूगल के उसमें नहीं आते, लेकिन टाइटल टैग स्टिल इम्पॉर्टेंट है। आप मेटा कीवर्ड टैग वो स्टिल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कीवर्ड टैग जो है वो आपको सर्च इंजन को बताता है कि ये किस कीवर्ड के ऊपर काम करें या ये पेज किस कीवर्ड पे उसने रैंक करना है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको इसको आपने लाजमी देखना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इमेज तो ऐड कर देते हैं लेकिन उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करते, जो कि आपने माइट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा माइट भी लिया होता है या डिज़ाइनर ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत की होती है। तो वो क्या होता है कि वो इमेज जो है वो रैंकिंग में नहीं आता, उस पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर इमेज डालना है तो इमेज के ऊपर इमेज का जो भी टैग है उसको आपने प्रॉपरली मैनेज करना है, ताकि इससे ये होगा कि आप के जो इमेज है जिसके ऊपर आपने मेहनत की है या आपके डिज़ाइनर ने आप मेहनत की है या आपने किसी भी वेबसाइट से वो इमेज परचेज़ किया है, तो आपको उस इमेज का क्रेडिट भी मिलना चाहिए। होता क्या है कि आप अगर उसकी एसईओ नहीं करते या उसके ऊपर आल टैग नहीं लगाते तो आपको वो इमेज अगर नेट से कहीं कोई और नेट से उठा लेता है, कॉपी करके आपको डाल देता है और उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ करता है, तो वो इमेज उस वेबसाइट से अटैच हो जाता है। तो इसलिए आपने इमेज को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है, इसमें इमेज के ऊपर मैंने क्या कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि आपने एसईओ फ्रेंडली ऑल टैग्स लगाने इस इमेज के बैकएंड पे, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो इसका साइज़ है, जो इसकी लोडिंग टाइम है वो बहुत लाइक स्लाइट होना चाहिए, बहुत लाइट सा इमेज होना चाहिए। तो बैकएंड से आप इसका रीसाइजिंग कर सकते हैं, इतना हैवी इमेज ना लें कि वो लोड होने में थोड़ा टाइम ले और आपको बाद में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फाइल नेम जो है वो आप मोस्टली, क्योंकि आप जब भी कॉपी करते हैं किसी भी इमेज को या कोई भी आपने उसको लाइक सेव किया फ़ोटोशॉप से रख के या कहीं से भी, तो आप एज इट इज़ उसको अपलोड कर देते हैं। उसका नाम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोग वो IMG_, यही इमेज की मोस्टली एक्सटेंशंस होती हैं। जो इमेज के नाम होते हैं, आपने इमेज का नाम उसके प्रॉपर एसईओ कीवर्ड से लेके इमेज का नाम आपने वो रखना है। ठीक है, और आपने एक और मेक श्योर करना है कि जो आपका इमेज है वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। बहुत लाइक अगर आपका मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, आपके मोबाइल में वो लाइक स्क्रॉल बार आ रही है, तो आपने उस चीज़ का एहतियात करनी है या उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो इमेज है वो मोबाइल फ्रेंडली हो और वो किसी भी डिवाइस पे वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाए, लाइक ऑटोमेटिकली उस डिवाइस को प्रॉपरली अपने प्रॉपर करे, अपने लाइक उसकी डायमेंशंस जो हैं वो प्रॉपर हो उस लिहाज से। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जियो टैगिंग, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। बहुत से लोग इस जियो टैगिंग या फॉर लोकल सर्चेस ये भूल जाते हैं। ठीक है, जियो टैग क्या होता है कि आपने लेट्स सपोज आपने एक प्रोडक्ट है जो कि आप अपने रियल लाइक नियर मी सराउंडिंग में उसको सेल करना चाहते हैं।
तो आपने क्या किया, वो प्रोडक्ट को उठा के गूगल माई बिज़नेस में भी डाल दिया। मैंने गूगल माई बिज़नेस की एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, वो आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। और तो ताकि आपको पता चलेगा कि गूगल माई बिज़नेस में आप किस तरह से आप अपनी अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको लाइव कर सकते हैं, ठीक है। ये लाजमी आपने देखना है ताकि आप उसके लिए प्रॉपर अपना जो जियोग्राफिकली आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो प्रॉपर आप उसका बेनिफिट ले सकें। तो क्या है कि आपने माई बिज़नेस में अपने आप को ओके कर दिया, माई बिज़नेस में आप लाइव हो गए। उसके बाद क्या करना है कि आपने वो जो जो चीज़ है आपकी गूगल माई बिज़नेस, उसकी टैग उस चीज़ को अपने वेबसाइट पे ऐड करना है। उसको मैप जो है वो अपने वेबसाइट पे ऐड करना है ताकि वो इंटरनेट कनेक्ट हो, और गूगल इंटरनेट कनेक्ट या आपकी वेबसाइट को भी वेटेज देगा आपके गूगल माई बिज़नेस में। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो गूगल माई बिज़नेस तो करते हैं लेकिन उसको अपनी वेबसाइट से कनेक्ट नहीं करते, जो कि बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो इसलिए जियोग्राफिकली जियो लिस्टिंग या जियो मैपिंग आपने लाजमी चीज़ करनी है, ठीक है। अपनी वेबसाइट का कुछ आर्किटेक्चर जो है वो इस तरह से बनाएं कि आप उसमें मैप को लाजमी डालें और मैप पॉइंट आउट कराए, मैप को क्लिक करके वो माई बिज़नेस गूगल माई बिज़नेस में जाएगा। इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में, गूगल लिस्टिंग में, गूगल माई बिज़नेस में या गूगल लोकल में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है साइट स्पीड। हम बहुत सी ऐसी वेबसाइट, कुछ ऐसे इंटरनेट्स हैं जो कि थोड़े स्लो होते हैं कभी, और हमें प्रॉपर उसकी जो बैकएंड पे इंटरनेट की जो स्पीड है वो नहीं मिलती, और हमारी मोस्टली वेबसाइट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, ओपन नहीं होती जल्दी। गूगल अगर सर्च इंजन की बात की जाए तो सर्च इंजन के मुताबिक एक वेबसाइट की जो ओपनिंग स्पीड है, जो लोडिंग स्पीड है एक वेबसाइट को स्टार्ट में, वो 7 to 8 सेकेंड्स होनी चाहिए। अगर एक वेबसाइट 7 to 8 सेकेंड्स प्लस लोडिंग टाइम लेता है तो इट्स मीन कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर वेबसाइट, यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट स्पीड। Important point, you need to optimize your website speed if your website is taking more than 8 seconds to open any net, any computer, anything, आप आपकी डिवाइस पे, आपकी मोबाइल पे, आपके डेस्कटॉप पे, वट एवर द डिवाइस यू आर यूजिंग, इफ़ योर वेबसाइट इज़ ओपनिंग मोर और टेकिंग more than 8 seconds, then there is something wrong in your website, you need to optimize your website। काफ़ी सारे मुख्तलिफ गूगल के अपने स्पीड टूल हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपको उसको देखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ये आता है हमारे पास कि उसके आप कंप्रेस करें गूगल की स्पीड को, ठीक है, कंप्रेस करें, वो रीडायरेक्शन को रिड्यूस करें। अब काफ़ी सारे रीडायरेक्शंस भी लगी होती हैं तो उनको रिड्यूस करें, उनको ना आने दें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो इमेज है उनको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ करें, ठीक है। ब्राउज़र्स की जो कैशे है वो क्लियर करते जाएं, या ब्राउज़र्स की कैशे को इतना ज़्यादा ना रखें कि वो आपकी वेबसाइट की स्पीड पे अफेक्ट करे, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर हमने बात की कि इमेज के ऑल टैग्स और इमेज रिस्पॉन्सिव इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डिज़ाइन तो बना लेते हैं लेकिन उसको रिस्पॉन्सिव नहीं करते, उसको बूटस्ट्रैप में नहीं करते, जिसकी वजह से वो उसकी जो स्क्रॉल आता है, जब भी आप मोबाइल में या टैब में खोलते हैं तो उस पर स्क्रॉल आता है, विच इज़ वेरी वेरी नेगेटिव जाता है उसके लिए। तो इसलिए आप ये समझें कि जो इस टाइम कोई 60% तक यूज़र्स मोबाइल पे चले गए हैं, 60% तक यूज़र्स, 40% आपके अभी भी डेस्कटॉप पे हैं, 60% यूज़र जो है वो मोबाइल पे देख रहे होते हैं आपकी वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो वो मोबाइल की जो स्क्रीन्स है उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है URL स्ट्रक्चर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, URL स्ट्रक्चर्स, आपका जो लिंक का स्ट्रक्चर है वो इम्पॉर्टेंट है। एक मैंने वर्डप्रेस के अंदर, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो मैंने उसमें एक परमालिंक्स के बारे में डिस्कस किया था।
आप अगर मेरी पुरानी वीडियो सारी देखें ताकि आपको पता चले, मैंने परमालिंक्स के बारे में डिस्कस किया था कि आपने अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाना है। लिंक स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि अगर आपका होम पेज, अगर आपकी एक प्रोडक्ट साइट है तो होम पेज, फिर कैटेगरी पेज, फिर कैटेगरी लिस्टिंग पेज, फिर नेक्स्ट पेज जो आता है जब प्रोडक्ट लास्ट पेज आता है, प्रोडक्ट व्यू पेज है, उसको आप अपने होम पेज के साथ अटैच करें। तो ये एक लिंक स्ट्रक्चर है वो पूरा। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आपने ना इसको प्रॉपरली देखना है और इसको प्रॉपरली ना आप अगर लिंक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो ये आज की हमारी हमारी वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और अगर कोई भी मेरे लिए क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।